बहुत सारा चल रहा है आजकल, कॉस्मिक खोल देते हैं, हम उनकी किताबें खोल लेते हैं। या उनका पीछे का पास देख सकते हैं, ये क्या रहे थे, क्या हो गया, आगे क्या करोगे। ये सब चीजें शायद गिमिक्स हैं। या 6 नंबर इज रिलेटेड टू वीनस एंड 5 इज टू बुध। नंबर्स का रिवर्स इफेक्ट भी है। अगर अच्छा इफेक्ट है तो उसके ज्यादा होने से उसका रिवर्स इफेक्ट है। कोई ये सोचे कि मेरे पास ज्यादा 6 है तो मेरे पास ज्यादा लग्जरी है, नॉट एट ऑल। भी एप्स आ रही हैं, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक। ये बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, इनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, पर क्या ये वाकई जेन्युइन है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कर रहा है वो अपने कर्म खराब कर रहा है शायद। आपके हिसाब से फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ऐसा मैं फील करता हूँ। एआई पे जो भी उनका फ्यूचर है, जो भी वो जानना चाहते हैं, वो लिखते हैं और एआई सब बता देता है। मीडिया ने फैला दिया या हमारे आज के ट्रेंड ने फैला दिया कि एआई इज मोर इंटेलिजेंट देन अ मैन। नॉट सो। क्योंकि राहु रंग से राजा और राजा से रंग बना दे, और कुछ लोग लेके पैदा होते हैं बट वो भोग नहीं पाते। ऐसे बहुत रील्स और शॉर्ट्स आ रहे हैं डिजिटल पे कि मोदी जी 2027 के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है, क्या वाकई ये तारे हमारी किस्मत तय करते हैं? सम डेज वी जस्ट फील लाइक ब्लेस्ड, और किसी दिन ऐसा लगता है कि यार कुछ भी ट्रैक पर नहीं चल रहा। खुद को देखते हैं तो लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। दूसरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है वाह क्या किस्मत है, जहाँ हाथ डालता है वहाँ सोना। कोई तो है जो हमारी किस्मत को चला रहा है, कोई तो है जो हमसे ऊपर है और हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। ये स्टार्स, ये प्लैनेट्स, ये कॉस्मिक एनर्जी कुछ तो ऐसा गेम खेलते हैं, उसका सीधा असर हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। और जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 25 सालों से इसी दुनिया को डिकोड करते आ रहे हैं। ही इज़ नॉट जस्ट एन एस्ट्रोलॉजर, he is mastered in numerology, Vastu, Reiki, and many other occult sciences. So let's welcome very insightful and experienced Dr. Raja Rajkumar. नमस्ते सर, स्वागत है आपका डिजिटल कारमा के शो पर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत कृपा है। बहुत कृपा है ईश्वर की। अभी आपने ईश्वर की बात की है तो ईश्वर की बहुत कृपा है, और जब कृपा होती है तो फिर बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी है ये किस तरीके से शुरू हुई? पहली गुरु मेरी रजनी देवी जी थी, जो अब कहाँ है मुझे नहीं पता। बट उसके बाद जो मेरे गुरु रहे वो एन.के. शर्मा जी, जो इसमें एक लीजेंड है इस समय, जिनकी वजह से रेकी को लोगों ने जाना कि रेकी क्या होती है। उसके बाद हमने और बहुत सारी मॉडलिटीज मैंने सीखी, बहुत सारे और चीज़ों में आया, धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। न्यूमरोलॉजी में भी मुझे बहुत सारे गुरु मिले, मैंने कई अलग अलग जगहों से न्यूमरोलॉजी सीखी। तो एस्ट्रोलॉजी कब सीखी आपने? हाँ, एस्ट्रोलॉजी को एक प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं, बट कुछ गुरु ऐसे रहे, उनसे मैंने थोड़े थोड़े से टिप्स लिए। अच्छा। फिर उसको मैंने इसके अंदर डाला, अपनी ब्लेंड किया, अपनी चीज़ों के अंदर ब्लेंड किया। एस्ट्रोलॉजी को मैंने ब्लेंड किया इन चीज़ों से। वाओ। क्यों ब्लेंड किया? क्योंकि मुझे ये लगा कि एस्ट्रोलॉजी ना अनसर्टन है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी डर है, एस्ट्रोलॉजी कंफ्यूजन है। मैं किसी भी लाइन को गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, वो गलत है ऐसा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा ऐसा। मेरे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में ये चीज़ नहीं थी कि मैं लोगों को डराऊं। जब भी आप मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि पहले खुद पे विश्वास करो, फिर उस ईश्वर पे विश्वास करो, फिर मुझ पे विश्वास करो। अगर आप ये तीनों चीज़ें जोड़ते हैं ना तो एक ट्रायंगल बन जाता है, जो एक बहुत बड़ी एनर्जी है। हम लोग ट्रायंगल की एनर्जी में है हमेशा। तो अगर आप खुद पे विश्वास करना सीख जाएंगे तो आप मेरी सब बातों को समझ पाएंगे। सर ये ट्रायंगल एनर्जी क्या है? हाँ, दैट्स वेरी गुड। ट्रायंगल एनर्जी को मैंने वास्तु में आपको बताया कि पिरामिड इज अ ट्रायंगुलर शेप है उसका। और ट्रायंगल जो पिरामिड है, पिरा का पायरामिड है ओरिजिनली। वो पायरा मीन्स होता है सेंटर, एंड मिड में होता, मतलब मिड में होता है, पायरा इज अ फायर एंड मिड इज अ सेंटर। तो जिसकी सेंटर में फायर होगी, मतलब ऐसी चीज जिसके सेंटर में फायर है, तो वो फायर एनर्जी है। मतलब अगर हम पिरामिड को देखें तो वो इस शेप में है। करेक्ट। पिरामिड का शेप यही है जी। और ट्रायंगल का शेप भी यही है। जी।
जब ये शेप है तो इसका जो बीच का जो सेंट्रल फ्यूगल पॉइंट है, दैट इज क्रिएटिंग अ फायर, जो जमीन से जा रही है और ऊपर जाके फिर वापस आ रही है। तो वो एक कंप्रेशन और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसके अंदर बैठने से हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसे आपने बहुत सारे मंदिर देखे हैं जिन पर गुंबद बने हुए होते हैं। आजकल तो ट्रायंगल शेप्स बन रही हैं मंदिरों में, घरों पे भी लोग लगाने लग गए, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि जो पिरामिड्स हैं उसका जो सेंटर है वो एनर्जी का स्रोत है, वहां एनर्जी जनरेट होती है। तो जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हम उसमें फील करते हैं उस एनर्जी को। एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस, मैंने फील किया है, लोगों ने भी फील किया। इसीलिए घरों में भी जो लोग मंदिर बनाते हैं वो ऊपर ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है। उस पे भी ट्रायंगल शेप होता है। हमें समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि हम भगवान को एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हम भगवान की एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं अपने घर में। उसको हम एनर्जी नहीं दे रहे, उसको तो हमने स्थान दिया और उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हमने उसको ऐसा दिया। और ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, जब पहले जमाने में जो चिमनियां होती थी, या जो फॉरेन में आपने देखा होगा एक अलग पिलर जा रहा होता है, फिर उसके ऊपर भी पिरामिडिकल शेप होता है। तो जो शाफ्ट बनी होती है घरों के अंदर, उनके ऊपर भी जब हम शेड करते हैं तो हम स्ट्रेट शेड नहीं करते हैं। आप पहले जमाने में देखे, पंजाब में देखे, और जगहों पर देखे, तो उनको भी शेड हमने ट्रायंगुलर दिया है, बिकॉज वो एनर्जी ऊपर जाके फिर हमें वापस मिलेगी। तो जब हम उस एनर्जी में रहते हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा फील करते हैं। रेकी में भी हम यही करते हैं कि हम उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल पिरामिड में, एक मानसिक पिरामिड में, एक मेंटल पिरामिड में डालते हैं और फिर उसको हील करते हैं और उसको फायदा होता है। कितनी सारी ऐसी साइंटिफिक चीजें होती हैं बट एक्चुअली उनका स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। राइट। जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर कोई घर भी बना रहा हो या मंदिर बना रहा हो तो जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो तो ये सोचेगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ छत होनी चाहिए, यहाँ पर किचन होनी चाहिए, या मंदिर बना रहे हैं तो कहाँ पे मतलब वो स्ट्रक्चर दिमाग में होता है। बिल्कुल। लेकिन उस एक एक स्ट्रक्चर का स्पिरिचुअल मीनिंग है, ये हमें नहीं पता था। बिल्कुल स्पिरिचुअल मीनिंग है। देखिए, कहाँ होना चाहिए क्या, ये ईश्वर को कैसे पता था? मैं बहुत हैरान होता हूँ, मैं आज भी उस चीज को बहुत सोचता हूँ कि कैसे पता था कि यार नाक में बाल भी देने हैं, कैसे पता था कि यार नाक जो है वो किस शेप्स में देनी है, उसको कैसे पता था कि कान भी देने पड़ेंगे, दो चीजें देनी पड़ेंगी, क्यों देनी पड़ेंगी, समझ नहीं था। आज भी मैं उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिलते नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा कलाकार है कि हम इतने बड़े MS होने के बाद भी, सर्जन होने के बाद भी, MD होने के बाद भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, और उसने एक भी गलती नहीं की। कभी भी किसी भी शरीर में गलती कोई नहीं, शरीर में कोई जोड़ भी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, और आज भी हम जोड़ ठीक तरह से नहीं लगा पाते। हाँ। और उसने कैसे लगाए होंगे, कैसा किया होगा, तो उसकी क्रिएशन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ यार वाकई में तू गॉड है। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि आपने एस्ट्रोलॉजी को अपने हिसाब से समझा है, ब्लेंड किया है, तो मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपके हिसाब से फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक तरह की कुंजी है। पहले जमाने में कुंजियां चलती थी, कुंजी मीन्स एक गाइड होती थी। बिल्कुल। उसको लोग देखते थे कि भाई अगर एक क्वेश्चन है तो उसका गाइड में आंसर क्या है। तो ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी एक सिर्फ गाइड है आपको ये बताने की कि आज का दिन, आपका ये हफ्ता, आपका ये महीना, आपका ये साल कैसा रहेगा, सिर्फ इतना ही। तो हमें क्यों जानना है? मैं ये भी कहता हूँ कि आपको क्यों जानना है कि आपका साल कैसा होगा। आप 15 मिनट के बाद उस जो आ रहा होता है, ऑलरेडी टीवी पर आप देख रही होती है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और वो आपको फोरकास्ट कर रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। 15 मिनट बाद आपको याद भी नहीं होता कि उसने बोला क्या था। अब बता दीजिए, अगर आपको याद रहता है कि हाँ उसने आज बोला था ये नहीं करना, तो आपको याद नहीं रहता ना। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां आएंगी झेल लेंगे उसको। बिल्कुल। तो आप उन परिस्थितियों को पहले से जान के करोगे क्या? कि आपको अगली सड़क पे जाके कुत्ता काटेगा तो व्हाई टू डू दिस यार, आप उस सड़क से जाना मना हो जाओगे। जो लोग आ रहे हैं उनको तो काटा नहीं, फिर आपको डर हो गया ना पहले, आप उस सड़क से जाना बंद करो, यार यहाँ कुत्ता काटता है। बट वो सबको नहीं काटता है, किसी को काटा होगा, किसी एक को, मगर डर क्रिएट हुआ सबको। उस गली में मत जाना। तो वही वाली कहानी आपने सुनी होगी, अभी एक मूवी आई थी पीछे, स्त्री। तो ये स्त्री आज मत आओ, अब कल आना, या जो भी था उसका एक आया। तो वो सब इसलिए डरे हुए थे कि वो स्त्री आती है और वो ऐसा करती है। हम सिर्फ यहीं तक काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ यहीं तक काम करती है। बट बाकी जो हीलिंग मोडेलिटीज हैं वो काम करती है कि क्यों नहीं आना और क्यों आ रही है वो, ये जानना जरूरी है।
तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ऐसा मैं फील करता हूँ हाँ. कि कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि हम जो चीज़ों को जानते ही नहीं है, जब हम राहु को हमने देखा ही नहीं, हमने शनि को देखा ही नहीं, हमने बृहस्पति को देखा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को, फिर भी हम उनसे डर रहे हैं, हमने देखा ही नहीं है। तो जो दिखाई दे रहा डरना तो उससे चाहिए ना। आप शेर से डरेंगे कि उसकी फोटो से डर जाएंगे? तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, बट उनके लिए ये अच्छा सब्जेक्ट है जो डिजीज्ड है, कि उनको ये पता चले कि हम इस बीमारी से कब तक निकल पाएंगे। जिनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो इन चीज़ों के अंदर कभी कभी जाएं तो कोई बुराई नहीं है, बट इसके लिए एक, मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको एक टैबू ना बना लें, एक टैबलो ना बना लें, एक वहम का कारण ना बनाएं। बीइंग अ योगा टीचर मैं इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करती हूँ, एक्सेप्टेंस। योगा में कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसमें से एक है एक्सेप्टेंस, और ये भागवत गीता में भी इसका मेंशन किया है भगवान श्री कृष्ण ने, राइट, कि एक्सेप्ट करो जो भी है। बिल्कुल। भाई सुबह है, सुबह के बाद दिन आएगी, दिन के बाद शाम, शाम के बाद रात, हर होगा। मौसम आएगा, हाँ। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज बिल्कुल, टेम्परेरी, है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब हम ये चीज़, और ये एक दिन में एक्सेप्टेंस नहीं आता है, हर दिन हमको छोटी छोटी सिचुएशंस में इसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्टेंस। तो जब हम इस चीज़ को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ना, तो एक अलग ही पावर और स्ट्रेंथ हम फील करते हैं अपने अंदर, क्योंकि एक डर का भाव निकल जाता है। बिल्कुल। और यही एक जो डर है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, जिसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते भी हैं कि मुझे ये जानना है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या आगे आने वाले टाइम में मुझे ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्स्टेंटली ना एक डर क्रिएट कर रहा है हमारे माइंड में, और ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं इसी के लिए एक छोटी सी बात बीच में कहना चाहूँगा कि जो फ्यूचर है ना वो अनप्रडिक्टेबल है। वो कभी भी किसी को नहीं पता। आज भी हम नहीं जान पाए ना कि भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, क्या सुनामी कब आएगी, कब नहीं आएगी। हम फोरकास्ट करते हैं, इतना सब कुछ हमने भेज दिया ऊपर आकाश में, और हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि आज बरसात बहुत आएगी, उस दिन आती नहीं। तो अभी आप फेल हो ना कई सारी जगहों पर। बिल्कुल। तो हमें प्रेजेंट को जीना, जब आएगी तब उसके लिए भी देखेंगे। जब आपको पता ही है कि बरसात का मौसम है तो छतरी खरीद के रखो, आएगी तो छतरी लेके निकल जाएंगे। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लोगों को पता है कि जो डेस्टिनी में लिखा है होना वही है, होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत उतावले होते हैं अपने बारे में जानने के लिए, अपना फ्यूचर जानने के लिए। क्योंकि हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीते, हम हमेशा फ्यूचर में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं। जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर है, मेरे साथ मैं भी जब था तो आज नहीं हूँ, हम लोग हमेशा या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते हम लोग प्रेजेंट में। किसी से भी पूछ लीजिए, आपके यहाँ तो बहुत सारा स्टाफ है, आप किसी से भी पूछिए, वो हमेशा प्रेजेंट से बाहर होंगे। जबकि होना तो प्रेजेंट में चाहिए। फ्यूचर बनेगा कैसे? तो प्रेजेंट से बनेगा ना। हमने प्रेजेंट में मेहनत नहीं की, फ्यूचर की डर के बैठे हुए हैं कि कल क्या होगा। तो कल ही देखा जाएगा, और कल कभी नहीं आया। ये सब बातें लिखी हुई हैं, हम सब कुछ जानते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो बंदा सबसे ज्यादा डरा हुआ जो सब कुछ जानता है। जो नहीं जानता, जो पागल है, जिसको दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। जैसे बच्चा होता है, ऑफ कोर्स बच्चे को कुछ नहीं पता, जब तक उसमें समझ डेवलप नहीं होती तब तक वो बहुत खुश रहता है। तो आपने मुझे तो मेरे ही बात का आंसर दे दिया कि मैं हमेशा हर व्यक्ति को कहता हूँ यार बच्चा बना रहे, मत कह कि मैं 65 का हूँ, कह मैं 56 का हूँ। तो ये राज है मतलब आपके इतना यंग दिखने का। वो बोलते हैं ना, आयुर्वेद और योगा में इस बात का वर्णन भी किया गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। बिल्कुल, भगवान तो बच्चों में ही मिलते हैं, और जब भी मिलेंगे सबसे पहले भगवान आपको अपनी माँ में मिलेगा। और मैं हर पॉडकास्ट में जनरली ये बोलता हूँ, और इसमें भी बोलना चाहूँगा कि किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे कोई और देवी देवता हो दुनिया का, या ईश्वर हो, जो माँ के बिना पैदा होके दिखा देता। माँ इज अ क्रिएटर, माँ इज अ गॉड। किसको ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? और उन्हीं को हम छोड़ाते हैं कहाँ पर? वृद्धाश्रम। ये भूल जाते हैं कि कल हमें उस स्टेज तक जाना है। ये चीजें तंग करती हैं मुझे। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी, इसमें न्यूमरोलॉजी क्या करेगी, इसमें दूसरी चीजें, तो एथिक्स है जिंदगी के। ये तो वो हो गया ना सर कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, ये तो सारी बात आपके कर्मास पे आ गई। हाँ, तो अगर उनके कर्म खराब हैं, आप समझते हो कि भाई हो सकता है उनको कर्मों से उनका बेटा उनको ऐसा कर रहे, मान गए, बट तुम अपने भी तो खराब कर रहे हो।
तुम तो ठीक कर लेते यार, उनके कर्म थे तो आप उनके कर्म ठीक करने में उनकी मदद तो करते हैं। तभी तो एस्ट्रोलॉजर्स बने हैं, तभी तो न्यूमरोलॉजिस्ट बने हैं, तभी तो रेकी वाले बने हैं, और कोई इतनी सारी मॉडलिटीज हमने अपने आप को ठीक रखने के लिए तो बनाई है। आप ले जाइए ना उन लोगों के पास उनको, जो एक अच्छा गाइड आपको कर सके। खुद को भी गाइड कराने के लिए लेके जाएं, अपनी माँ को सुधारने के लिए, अपनी सास को सुधारने के लिए मत जाएं, अपनी बीवी को सुधारने के लिए मत जाएं, खुद को सुधारने के लिए भी जाओ ना। सर मुझे इस चीज़ से बात याद आई, क्योंकि हम कर्मास की बात कर रहे हैं। मैंने आपको भी पीछे भी बताया था, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कर्मा। ऑफ कोर्स। तो और ये चीज़ ना मेरे अंदर योगा प्रोफेशन में आने से पहले ही डेवलप हो चुकी थी। आई डोंट नो हाउ, मेरे मतलब मुझे ये कंडीशनिंग मेरे पेरेंट्स से मिली, या मैंने हमेशा उनको मेहनत करते देखा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फीड हो जाती हैं चीज़ें कि कर्म से ही सब कुछ मिलेगा, कर्म ही करना है आपको। बिल्कुल। तो जब मैं योगा फील्ड में आई तो भागवत गीता हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो उसमें मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोका था जो कर्म के ऊपर था, कि सबसे बहुत फेमस श्लोक है, कर्माणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्त्व कर्माणि, कि हमारा अधिकार तो सिर्फ कर्म पर ही है, बस उससे मिलने वाले फल की इच्छा हम क्यों करते हैं, उस पर तो हमारा अधिकार है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और उससे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे हम कर्म करना भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। जो दुविधा आती है ना मन में, वो ये आती है कि क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करती हूँ, मैं कर्मास में भी बिलीव करती हूँ, तो क्या हम अपने कर्मास से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हम अपने कर्मा से अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। कर्म में सबसे पहला काम क्या कर रहा है? भावना। प्रारब्ध जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। प्रारब्ध कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड। और प्रारब्ध का मतलब क्या होता है, जिसको मैं कर्म में जोड़ता हूं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं, भाग्य प्लस कर्म इज इक्वल टू प्रारब्ध। अगर आपके पास प्रारब्ध है, उसके अंदर आपको ये दो चीजें जोड़नी है। कैसे? तो प्रूव करता हूं। एक रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, आप कहते हो जी मेहनत करो फल मिलेगा, उससे ज्यादा कौन मेहनत कर रहा है? जो ईंटें उठा के ऊपर ले जा रहा है वो उससे ज्यादा कौन मेहनत कर रहा है? फिर उनके भाग्य में हमारी बिल्डिंग क्यों नहीं लिखी हुई? जो मेरे पास है उसके पास क्यों नहीं है? तो भाग्य काम कर रहे हैं ना प्रारब्ध के साथ साथ, उसके भाग्य में अभी नहीं है। आप दो केमिस्ट को देखिए, सेम मेडिसिन लेके बैठे हुए हैं, एक खाली बैठा है, एक के यहाँ लाइन लगी हुई है, वो कह रहा है दवाई नहीं है सर, अभी कल आएगी। दूसरा बंदा खाली बैठा, उसके पास है। तो फिर ये क्या है? कर्म तो दोनों कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं, बट तो किसी की तो किस्मत चल रही है साथ में। तो कर्म और भाग्य दोनों ही चाहिए, दोनों चाहिए। हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। हम कर्म करके भी खाली कर्म करके भी हम नहीं कमा सकते, उसमें भी हमें भाग्य चाहिए। कितने ज्वेलर्स देखते हो आप, लाइन लगी हुई है, हर एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक ज्वेलरी शॉप्स है, बट एक यहाँ भीड़ है, दूसरे के यहाँ खाली है। तो कोई तो वजह होगी। तो सर ये जो किस्मत है, अगर मैं कहूँ हमारे ही पिछले कर्म है, वो अगले जन्म में किस्मत बन के आते हैं। वो अगले जन्म में इंक्लूड होके आते हैं, क्योंकि हम जब भी, आप ये देखिए, जो बच्चा इस दुनिया में आया और 15 दिन बाद चला गया, सेम डे चला गया, या थोड़ी देर के बाद ही चला गया, उसने तो कर्म कोई किया नहीं, फिर चला क्यों गया? तो उसके भाग्य में इतना ही टाइम लिखा था ना, फिर भाग्य वर्क कर गया ना। फिर भाग्य ने वर्क किया, तो भाग्य ने इतना ही टाइम दिया था उसको कि तेरे भाग्य में बस 2 ही मिनट है। हम कहते हैं ना, और आपने मूवीज में भी देखा है कि भाई तेरे भाग्य में ये नहीं है, कर्म तो तू कर रहा है बट तेरे भाग्य में ये नहीं है। फिर क्या है वो? सर मुझे लगता है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसमें इंटेंशन बहुत मैटर करती है। मुझे मेरे को एक किस्सा याद आया इंटेंशन से ही, कि एक बार क्या हुआ था, सर्दियों के दिन थे और दिल्ली में तो वैसे इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो कपड़े सूखते नहीं है 2-2 दिन तक। अगर धो के स्टैंड पे सुखा दो तो 2-2 दिन तक कपड़े नहीं सूखते। तो मैंने कपड़े सुखाने रख दिए स्टैंड पे और मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, और उसके बाद मेरी क्लासेस थी तो मैं अपनी क्लासेस के लिए निकल गई। जब मैं वापस आई क्लास करके तो मैंने सोचा कि वो अल्टा पल्टी करनी पड़ती है कपड़ों की, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत सूख गए होंगे, मैं चेंज वो कर देती हूँ। तो जब मैं आई, मैं जो नज़ारा था मैं वो देख के एकदम शॉक्ड हो गई। हर जगह वॉल पे दो तरफ वॉल थी और इस तरफ बालकनी थी, तो दोनों वॉल्स पे ना ब्लड के निशान थे।
और सीलिंग पे देखा तो वहाँ भी ब्लड के निशान थे। फिर ज़मीन पे नज़र गई तो वहाँ फेदर्स थे। मुझे एकदम से याद आया कि हर पंखा। रोज़ पंखे पे पिजन आके बैठता है। मुझे आज कैसे याद नहीं रहा कि यहाँ पे वो आज भी आके बैठेगा। हाँ उसकी तो तो हैबिट है रोज़ आके बैठने की। बिल्कुल। उसे नहीं पता आज पंखा चल रहा होगा। हाँ और मैंने भी इस इंटेंशन से फैन ऑन नहीं किया था कि मैं किसी को हार्म करने के लिए कर रही हूँ। तो जैसे कि भागवत गीता में ये मेंशन किया कि सात्विक कर्मा, राजसिक कर्मा, तामसिक कर्मा। तो सात्विक कर्मा तो हार्डली ही कोई करता है कि सेल्फलेस एक्शन कर रहे हो आप बिना ये सोचे कि आपका कोई बेनिफिट होगा, ये बहुत मुश्किल है करना। मैंने राजसिक कर्मा किया अपना कि मैंने अपने बेनिफिट के लिए किया, मुझे फटाफट वो कपड़े सुखा के मुझे अपने और काम करने थे। लेकिन वो तामसिक कर्मों में बदल गया क्योंकि मेरी वजह से किसी को हार्म हुआ। तो अब मेरे मन में ये सवाल आता है कि मेरी इंटेंशन तो खराब नहीं थी, मेरी इंटेंशन सिर्फ मेरा काम करने की थी। पर कई बार हमारे इंटेंशंस की वजह से दूसरे लोग हार्म हो जाते हैं। हम शायद इतना इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, या ये तो मेरे कर्मास में ऐड हो गया ना, ना चाहते हुए भी। तो क्या ये हमारे एक सेक्शन आता है माइंड का कि यार ये मेरे कर्मास हो गए, जो हो सकता है अब मुझे आगे भुगतने तो पड़ेंगे ही, चाहे ना चाहे मुझसे गलती हो गई। एक हो गया कि एक कॉन्सेप्ट हो गया पास्ट लाइफ का, कि हो सकता है मेरा इससे कोई रिलेशन हो, या इसका मुझसे कोई रिलेशन हो, या पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन हो और आके इसने मुझे कोई लेसन सिखा के जाना हो, ये बिल्कुल भी ठीक हो है, सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ पास्ट लाइफ के बारे में जानने में कि किस तरीके से वर्क करती है। क्या हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो हमारे पेरेंट्स हमें मिलते हैं, सिबलिंग्स मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, आते जाते लोग टकराते हैं, या जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए हमारी लाइफ में आते हैं, या एनिमल्स, बर्ड, जिनसे भी हम मिलते हैं, क्या उनका कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से होता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो आपका वाला जो कहानी है मैंने सुनी, या जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई उसमें आपने क्या किया, तो पहले हम आपको एक चीज़ अच्छी सी बता दें कि इस दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, वो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर हमारे ग्रंथ कहते हैं 84 लाख योनियां, तो 84 लाख योनियां हम किसी ना किसी रूप में तो पार करके यहाँ पहुंचे ही हैं। जब हम मनुष्य बने हैं, इंसान बने हैं, तो हमारी किसी ना किसी के साथ तो रिश्तेदारी तब भी रही होगी। अगर मैं मछली बनाऊंगा तो मेरी मछली के साथ, किसी मछली के साथ तो रिलेशनशिप रहा होगा ना। अब वो मछली बाद में जाके वो डायनासोर बन गई, तो फिर उसके साथ मेरा रिलेशन है, फिर वो मुझे ही खा गया, तो मैंने कुछ बुरा किया होगा तो खा लिया। तो ये तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। आपने कुछ सोच के नहीं किया, आपने कुछ इंटेंशन से नहीं किया। कोई भी ऐसा दुनिया का व्यक्ति बता दे, या मनुष्य बताएं, या कोई भी ऐसा आदमी बताएं जिसने सोच के किसी को एक्सीडेंट किया हो या मार दिया हो। ठीक है, एग्रेशन में किसी ने कर दिया हो तो बात अलग है, गुस्से में कर दिया हो बात अलग है, या किसी की दुश्मनी है तो अलग है। बट क्या हम ऐसा करते हैं? अनइंटेंशनली होती हैं वो चीजें। तो जो चीजें अनइंटेंशनली होती हैं उसमें मैं समझता हूं कि ईश्वर भी माफ कर देता होगा। हालांकि उसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, बट हाँ ग्रंथों में लिखा है कि जो भी कोई भी यहाँ भोगता है ना, वो अपने कर्मों का भोगता है। तो हो सकता है उसके कर्मों में आपके हाथों से जाना लिखा हो, आपको निमित्त बनाया हो ईश्वर ने इस चीज के लिए। अगर वो अच्छी चीजों के लिए निमित्त बना सकता है तो बुरी चीजों के लिए भी तो बना सकता है। ईश्वर तो खुद कभी किसी को मारने नहीं आया ना। आपने कभी देखा हो तो बताओ यमराज को। हम तो खुद ही अपनी मौत मरते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। अभी एक पीछे कुछ आजकल रील सिस्टम्स हैं, तो रील्स आ रही थी, तो रील को मैं ऐसे मैं उस पर भी आऊंगी। मैंने रिजेक्ट किया। मैंने उसको रील को ऐसे ही देखा, तो उसके अंदर वो बंदा खरीद के लाया एक खाने का पिज्जा, एक टुकड़ा पीस, उसको उसके किसी दोस्त ने उसको एक पीस दिया कि यार तू खा ले। इतनी देर में एक बर्ड आई, जो सी बर्ड होती है वो आई, और वो उसका पीस लेके भाग गई। हाँ, तो अब किसकी किस्मत थी? उसकी। एट Bird लास्ट की। उसकी किस्मत थी। बट इसकी किस्मत बनाने के लिए दूसरे बंदे ने उसको दिया। तो हम कोई नहीं होते किसी को देने वाले, हम जरिया बनते हैं मे बी। हम सिर्फ जरिया हैं। हम सिर्फ जरिया बन सकते हैं। क्या होना है, कैसे होना है, किसके साथ क्या होना है, वो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। वो सब कुछ पहले से आइडेंटिफाइड है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा हो सकता है, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि आपकी हर चीज पहले से लिखी हुई है। अगर आपका जीना लिख दिया कि आज आप सो एंड सो डेट को पैदा होंगे, इतने बजे पैदा होंगे, तो उसी दिन ये भी लिख दिया गया कि आप किस समय, किस टाइम, कौन से घर में, किस देश के अंदर मरेंगे। बिल्कुल। तो दोनों चीजें एक ही टाइम पे लिख दी जाती हैं।
और उसी के साथ साथ लिख दिए जाते हैं बाकी आपके कर्मों जो आप बीच में कर रहे हो, उन कर्मों को आपने करते हुए वहां तक पहुंचना है। अगर हम बात करें हमारे रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, इवन डेथ, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। सब कुछ प्री डिसाइडेड है। मैंने ऐसे पढ़ा भी है और मैं ऐसा फील भी करता हूँ। अगर वो प्री डिसाइडेड नहीं होता तो आप पढ़ाई कर रहे हो सीए की और बन रहे हो एचआर, फिर क्यों बन रहे हो? फिर तो आपको वहीं जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग बने हैं डॉक्टर और लगा रहे हैं, चला रहे हैं फैक्ट्री, वो क्या था? तो सब रिटर्न है ना, कहीं ना कहीं तो है। करेक्ट। लोगों ने तो ये भी बात कर दी है दावे कि वो आपके वो खोल सकते हैं पास्ट लाइफ को, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, आजकल एक लैंग्वेज चल रही है कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। नहीं, वो नहीं, वो उनके वो खोल लेना। उसके लिए एक वर्ड है, मुझे वो याद नहीं आ रहा। बहुत सारा चल रहा है आजकल, कॉस्मिक खोल देते हैं, उनकी किताबें खोल देते हैं। या उनका पीछे का पास देख सकते हैं, ये क्या रहे थे, क्या हो गया, आगे क्या करोगे। ये सब चीजें शायद गिमिक्स हैं, मुझे क्योंकि इसका मैंने एक्सपीरियंस एक नहीं, ऐसी इसलिए मैं कह नहीं एक सकता। वीडियो देखा था, ऐसी रील्स या शॉर्ट्स के थ्रू देखा था। उसमें शायद जिनका आपने जिक्र किया, इनके शर्मा जी, उन्होंने ही बता रखा है पास्ट लाइफ का कि अमिताभ बच्चन क्या थे पहले, रेखा जी क्या थी, जया बच्चन जी क्या थी पहले, उनकी पास्ट लाइफ का उन्होंने पूरा बता रखा है। देखिए वो भी एज ए गुरु, देखिए वो एज ए गुरु, मैं उनके लिए तो ये नहीं कहना चाहता कि वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें हम खुद भी प्रेडिक्ट करते हैं, हमारी अंतरात्मा प्रेडिक्ट करती है, जिसको हम क्लियर वॉइस बोलते हैं। वो क्लियर वॉइस कभी कभी आ जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि रिश्ते तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए ही हैं ना। जुड़े हुए हैं। अगर वो हम ये कहते हैं कि वो आज भी सिंदूर लगाती है, वो आज भी बिंदी लगाती है, तो किसके लिए लगाती है? कोई नहीं जानता ना, वो सिर्फ वही जानती है। तो अगर वो ऐसा कह पा रहे हैं कि भाई ऐसा है, तो हो भी सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अमिताभ जी रहे ही होंगे ना पहले। बिल्कुल। तो कुछ भी जरूरी नहीं है कि हम जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं उसी रूप में हम पिछले जन्म में भी थे। अगले रूप में हम कैसे होंगे ये भी हमें नहीं पता कि हम कैसे होंगे। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब अगर हमने इंसान का जन्म लिया है तो हम दोबारा कुत्ता नहीं बनेंगे, हम शेर नहीं बनेंगे, हम गधा नहीं बनेंगे। अच्छा। हम मनुष्य के रूप में ही पैदा होंगे, क्योंकि ये हमारा अंतिम, इस धरती के ऊपर अंतिम हमारा वो है, यू कैन से कि हमारा अस्तित्व जो है अंतिम है। वो मतलब हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम 84 लाख योनियां काट के बने हैं ना। ओके। तो हमें, जब हम यहाँ बने हैं तो क्यों बने हैं? क्योंकि हमें अपने कर्मों को काटने का और कोई तरीका नहीं था, मनुष्य बनना जरूरी था। तो मनुष्य ही अपने कर्मों को काट सकता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, डेथ सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो ये प्री मैच्योर डेथ कैसे होती है? जैसे जिसको बोलते हैं अकाल मृत्यु हो गई, इसका वक्त नहीं आया था अभी, बहुत यंग एज में चले गए, क्या वो भी डिसाइडेड होती है? देखिए वो 100% डिसाइडेड है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो तो 100% डिसाइडेड है। अगर वो डिसाइडेड है तो फिर उसको अकाल मृत्यु क्यों बोलते हैं? कोई नहीं जानता इस बात को। आपने एक बोला कि अकाल मृत्यु है, हो सकता है उसने अपना टाइम पूरा कर लिया, अकाल आप कह रहे हो। आप क्या चाहते थे कि वो 100 साल बाद ही मरे? हाउ यू से दिस? जो पहले आके चले गए दुनिया से, वो जिन्होंने सुसाइड किया, वो मे बी जो सोल का पर्पस है वो पूरा हो गया राइट। यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि एक सोल पर एक पर्पस लेके इस दुनिया में आता है। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, चाहे वो एक दिन में पूरा हो जाए, चाहे वो 100 दिन में पूरा हो। जैसे मैं अपने लिए एक सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में आऊं, मुझे अभी एक जन्म और लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हो सकता है मेरे बहुत सारी चीजें अभी इस दुनिया में रह गई हैं जो मुझे पूरी करनी है। मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि जो कुछ है ना वो हम ही हैं। तो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे? देखिए जो सुसाइड कर लेते हैं वो मोक्ष की तरफ कभी भी नहीं जा पाते, ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है, ऐसा मैं फील भी करता हूँ। वो हमेशा भटकते रहते हैं, उनकी आत्मा को दोबारा जो शरीर है वो नहीं मिलता मनुष्य का। जैसे मैंने बहुत सुना है लोगों में कि मेरा लकी नंबर ये है, मेरा लकी नंबर 6 है, या फिर ये मेरा लकी कलर है, इसका क्या रोल है? देखिए वो एक साइंस है न्यूमरोलॉजी में, जैसा हमें पढ़ाया गया, हमने पढ़ा और देखा। कलर्स इफेक्ट करते हैं, नंबर्स इफेक्ट करते हैं, चीजें सब कुछ जो भी इस धरती के ऊपर है वो सब नंबर्स में ही है, नंबर्स में ही अवेलेबल है। जब आप पैदा हुई तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर है, आप जिस बेड पे पैदा हुई उसका एक नंबर है, आपका एक रोल नंबर है
जब आप कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो हर चीज में एक नंबर एक रोल कर रहा है। और जो ईश्वर की लैंग्वेज है वो भी नंबर ही है। कोई भी नंबर गलत नहीं है। जिसके पास 8 नहीं है उससे पूछ के देखो, वो 8 के पीछे भाग रहा है। मेरे पास तो 8 है ही नहीं। और अगर हम मेरे से पूछो तो मैं कहता हूं यार 8 जो है वो शनि का नंबर है, तेरे लिए बहुत खतरनाक है। मगर कुछ बंदे ऐसे जिनके पास 8 नहीं है उनको 8 चाहिए, जिनके पास 8 है उनको और 8 नहीं चाहिए। तो नंबर तो सारे ही चाहिए ना। ओरिजिनली तो हमें सभी नंबर चाहिए। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो गलत हो। जो भी ईश्वर के बनाए हुए नंबर है, या हमने बनाए या जिसने भी बनाए, सबसे पहले बेबीलोनियंस जो है उन्होंने बनाए, या जिसने भी नंबर बनाए हैं, वो नंबर इसीलिए बने क्योंकि नंबर हमें इफेक्ट करते हैं। अगर हमने तारों को गिना तो नंबरों में गिना, मतलब ग्रहों को गिना, तो हम हर चीज को नंबरों में ही गिनते हैं। तो नंबर्स बहुत जरूरी है। नंबर अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छे बुरे, फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपको आपके कर्मों के हिसाब से नंबर मिलते हैं, तो अच्छे बुरे कर्म होते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी होते हैं? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काउंट होते हैं। काउंट होते हैं। तो हाँ। जो 1 to 9 तक ही होते होंगे, क्योंकि 9 के हाँ। बाद तो फिर 10 आ गया, तो 10 का तो 1 नंबर ही हो 1 गया। ही लेते हैं। तो 1 to 9 की जो डेट ऑफ बर्थ है उनके हिसाब से आप अगर बताना चाहें कि कौन सा नंबर किस डेट ऑफ बर्थ के लिए लकी है, या कौन सा कलर किस डेट ऑफ बर्थ के लिए लकी है, देखिए अगर 1 से शुरू करें और 9 तक देखिए जाएं अगर तो? हम इसको ग्रहों के साथ जोड़ते हैं तो एक नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है, और घर के अंदर फादर है, तो वो बिलोंग होता है 2 जगहों, 2 लोगों को बिलोंग करता है वो। तो ऐसे ही वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे किचन में है उनको बिलोंग करता है। सूर्य जैसे फायर को बिलोंग करता है, तो वो आपके किचन में अवेलेबल है फायर। तो जो जितने भी नंबर हैं वो सब किसी ना किसी ग्रह को, किसी ना किसी खाने की चीज को, किसी ना किसी व्यक्ति को, मतलब जैसे जो भी रिलेशन है उनको, इन सब चीजों को बिलोंग करती है। तो जो नंबर 1 है वो सूर्य को बिलोंग करता है। जनरली लोग 1 से 9 तक सब लोग जान चुके हुए हैं कि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है बहुत कुछ, कि 1 जो है वो सूर्य के लिए है, 2 जो है वो मून का नंबर है, 3 जो है वो गुरु का नंबर है, 4 जो है वो राहु का नंबर है। बट ये सारे नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक किसी ना किसी ईश्वर को डोनेट हो गए, या ईश्वर को दिए गए हैं, या उनके साथ ईश्वर को जोड़ा गया, हम ये कहते हैं। तो कोई भी ईश्वर या देवी देवता या जो भी है, ये वो कैसे गलत हो सकते हैं? पहली बात तो ये, वो देवी देवता और ईश्वर इसीलिए हैं क्योंकि वो गुरु हैं, वो बड़े हैं, बिल्कुल, या वो एक एनर्जी है, तो वो गलत तो हो ही नहीं सकते। तो नंबर 1 से लेकर 9 तक कोई भी गलत नहीं है। अब वो लकी कौन सा आपके लिए है वो तो डिपेंड करता है कि जब हम आपको कैलकुलेट करते हैं तो हम बता, लकी नंबर सारे लकी हैं आपके लिए, चाहिए तो सारे ही हैं आपको। करेक्ट। तो फिर वो अनलकी कैसे हुए? तो हमें ये शब्द यूज करना चाहिए कि कौन सा नंबर मुझे सूट करता है, ना कि लकी है। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग द थिंग्स। लकी तो सारे हैं। हमने बहुत पहले से सुना हुआ है 7 इज अ लकी नंबर। तो 007 जेम्स बॉन्ड, तो लोग पहले 7 नंबर को लकी नंबर मानते थे। हाँ। आजकल इतनी मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर दी गई कि सबने घुमा फिरा के 5 नंबर को लकी बना दिया। 6 भी सुना है सर मैंने। हाँ, कि कोई लोगों को ये हो गया कि और शॉर्ट्स के थ्रू ही मैंने देखा हाँ, है। 6 जो है वो भी बहुत लकी नंबर 6 है। बहुत लकी नंबर है। आजकल सेलिब्रिटीज जितने भी उनके बच्चे हो गाड़ियां, रहे हैं, हाँ, वो सब 6 नंबर पे, 24 Definitely. नंबर, 6 नंबर। इज इट रिलेटेड टू वीनस? या 6 नंबर इज रिलेटेड टू वीनस एंड 5 इज टू बुध। तो बुध जो है हमने सोच लिया कि यार वो बुद्धि का नंबर है क्योंकि वो 5 नंबर है, तो बुद्धि भी चाहिए कमाने के लिए। तो फिर कौन सा नंबर छोड़ना चाह रहे हो? 1 नंबर भी चाहिए आपको। सूर्य इज अ पावर ऑफ एनर्जी, सूर्य इज अथॉरिटी, सूर्य इज एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसको छोड़ पाओगे? 2 नंबर इज माँ, आप माँ को छोड़ पाओगे? अच्छा सर, सन और मून का तो समझ में आता है, जो उनका नेचर है, सन का हीट और मून का कूल, ये जो नेचर है, अगर यही आपका नंबर है या यही आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर लगता है कि हाँ चलो आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लेकिन और ये जो राहु, केतु, शनि, ये सब हैं, ये सब प्लैनेट्स हैं, ये क्या अफेक्ट डालते हैं? इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? देखिए, जो हमारा नंबर 1 और 2 है वो ठीक है, आपने कह दिया कि फायर और मून है। राहु मनी को स्टेबल करने का ग्रह है। आप नहीं चाहती कि हो? बिल्कुल, हर कोई चाहता है। तो मेरे पैसे भरे रहे, मेरे पर्स में से पैसे जाए ना। हाँ। तो वो नहीं जाने के लिए राहु काम करता है, क्योंकि राहु रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है। वो भी चाहिए, क्योंकि जिनको रंग से राजा बनना है उसको राहु चाहिए। फिर हम आ जाते हैं 5 नंबर पे बुध। तो बुध अगर बुद्धि का है, या बुध आपको फ्लरिश करने के लिए है, या बुध आपको काम देता है, मतलब आपको
वर्क प्लेस पर आपको एक एनर्जी देता है, वर्क प्लेस की एनर्जी देता है, तो वो भी आपको चाहिए, आपको बुद्धि भी चाहिए, तो 5 नंबर भी चाहिए। तो वो जिनकी बुद्धि खराब होती है उन पर बाकी ग्रह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ये नहीं कर रहा, कोई भी ग्रह अकेला काम नहीं करता, वो उसके साथ जो बाकी ग्रह होते हैं वो मिलके उस चीज को खराब या अच्छा करते हैं। बाकी नंबर जितने हैं वो सारे अच्छे हैं, नंबर खराब कोई नहीं है, वो 1 से 9 तक सारे नंबर अच्छे हैं, तो हमें वो भी चाहिए। 6 नंबर इज नॉट अ नंबर ऑफ अ मनी, बट नेम फेम या सब, इट इज अ नंबर ऑफ लग्जरी। लग्जरियस लाइफ के लिए हमें 6 नंबर चाहिए। पैसे का जो नंबर है वो नंबर 8 है, नंबर 4 है, जो हमें कर्म करा के पैसा देता है, वो 8 और 4 नंबर है, हम उसके अगेंस्ट है। 2 नंबर भी हमें पैसा देता है, हमें 9 नंबर भी पैसा देता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे कर्म कराता है, ऐसी मॉडलिटी में ले जाता है, ऐसे आपको ये कह सकते हो कि बिजनेस में या ऐसी सर्विसेज में आपको लेके जाता है जिससे आपको पैसा आता है। बट पैसे को स्टेबल करने के लिए 4 नंबर का होना बहुत जरूरी है, 8 नंबर का होना जरूरी है पैसा कमाने के लिए, वो कर्म का नंबर है, कर्म तो करने पड़ेंगे ना। 6 नंबर जो है वो कर्म करने के बाद देता है आपको, वही हाथ में हमारे कर्म, फिर वही कर्मा की थ्योरी। तो कर्म जो है वो प्रधान है, कर्म नंबर जो है प्रधान। वो सेकेंडरी है। तो 6 नंबर का वैल्यू इसीलिए आजकल ज्यादा है क्योंकि पैसे की जरूरत है, और हम समझते हैं 6 नंबर जो है वो पैसे का नंबर है। नहीं, लग्जरी, वो आपको पैसा कमाने के बाद आराम देता है, पहले होगा तो आराम मिलेगा। जो नंबर 1 से ज्यादा हो जाएगा या 3 से ज्यादा हो जाएगा वो आपके ऊपर रिवर्स इफेक्ट देगा, वो वीक हो जाएगा। 1 6 काम करेगा, 2 6 कम काम करेगा, बट 3 6 बिल्कुल काम नहीं करेगा। अच्छा, ओवर लग्जरियस का मतलब क्या होगा कि आप डिप्रेस्ड हो गए, आप लेथार्जिक हो गए, आपकी ताकत खत्म हो गई जीने की, आपका माइंड चेंज हो गया, दैट इज दैट। नंबर्स का रिवर्स इफेक्ट भी है, अगर अच्छा इफेक्ट है तो उसके ज्यादा होने से उसका रिवर्स इफेक्ट है। कोई ये सोचे कि मेरे पास ज्यादा 6 है तो मेरे पास ज्यादा लग्जरी है, नॉट एट ऑल। तो सर जैसे अभी आपने राजयोग की बात करी तो मुझे याद आया कि लोग शाहरुख खान के बारे में बहुत बोलते हैं कि जैसे बीइंग एन आउटसाइडर वो आज इंडस्ट्री पे रूल कर रहे हैं और उनके पास सब कुछ है, उनकी लव लाइफ अच्छी रही, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रही, उनके पास बच्चे हैं, नेम फेम पैसा सब कुछ है उनके पास, तो क्या कह सकते हैं कि उनकी कुंडली में या उनके चार्ट में राजयोग है? देखिए, राजयोग तो आज हम देख रहे हैं उनका, बट आपने उनका पास्ट नहीं देखा शायद। तो जिसका पास्ट होता है उसी का राजयोग भी होता है, और कुछ लोग लेके पैदा होते हैं बट वो भोग नहीं पाते। जैसे अगर आप सोचे, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, बट हमारे देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस समय जो भी है, उनका बेटा कितने राजयोग भोग रहा है ये आप नहीं समझ सकते हैं, उससे पूछना पड़ता है कि भाई वो राजयोग है उसके लिए या वो क्या है उसके लिए। तो ये अगर ये राजयोग ले रहे हैं, अगर आप सोचते हो कि शाहरुख खान का राजयोग है तो उनसे पूछ के देखो कि वो किसी ठेले पे खड़े होके गोलगप्पे खा पाएगा क्या? तो राजयोग बढ़ने से क्या हुआ? लॉस हुआ। पहले वो आराम से खड़े होके खाता, टपरी पे चाय भी पी सकता था वो, आज नहीं पी सकता ना। तो उस राजयोग की क्या वैल्यू है जिसको लोग ना मिल सके या वो लोगों से ना मिल सके। अच्छा सर, आपसे किसी सेलिब्रिटी ने या फेमस पर्सनालिटी या कोई बड़े पॉलिटिशियन ने भी कंसल्ट किया ही होगा, बिल्कुल। आप तो आप कोई मैं बड़ा किस्सा कोई सुनाना चाहेंगे उनका? नहीं, वो मैं अगर यहाँ पर बोलूँगा तो डेफिनेटली वो कैसा फील करते हैं मुझे ठीक नहीं लगेगा। हाँ, इनडायरेक्टली मैं एक व्यक्ति की बात करता हूँ। वो कांग्रेस से भी मेरे पास कुछ लोग आए, और दूसरी पार्टी से भी कुछ लोग आए। जब वो मेरे पास आए तो मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है मैं ये सोच के उससे डील नहीं करता कि उसका वो है क्या, मैं ये सोच के डील करता हूँ। पोजीशन, हाँ, मैं पूछता ही नहीं उससे, ना हाँ, मैं नाम पूछता हूँ किसी से, ना मैं ये पूछता हूँ कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप कौन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे से पूछने आया और ऊपर वाले ने मुझे ताकत दी है या वो चाहता है कि मैं बोलूं तो मैं उसको बताता हूँ, वो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे मेरे पास एक पॉलिटिशियन है, अमृतसर से है, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो सर्विसेज में थे, पुलिस सर्विसेज में थे और बड़ी हाइट पर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूं, तो मैंने उनको बोला यार आप राजनीति में चले जाओ, आपका ऑरा ऐसा है, मुझे ये दिखाता है कि आप वहां चले जाओ। तो उनको लगा यार वो तो बिल्कुल अलग लाइन है, मेरा तो उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है।
और उनके फार्म हाउसेज हैं, उनके अपने बहुत बड़े खेत हैं और बहुत सारे काम हैं, बट बात चलती रही और मैं उनको कहता रहा, हमेशा कहता रहा कि ऐसा होगा एक दिन कि आप वो बन जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जब मैं कहता था तो फिर मुझे वो कई साल लगे उस चीज़ के लिए, आते आते 2-3 साल मतलब लग गए, और वो बात पूरी नहीं हुई। मगर उनका विश्वास मेरे पे बना रहा और मेरा भी विश्वास खुद पे बना रहा कि कुछ भी हो जाए आप बनोगे ज़रूर। तो ईश्वर ने कृपा की, आज वो बीजेपी में माइनॉरिटी जो है उसके मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा बड़ा नाम है। हर रोज आप इतने लोगों की कुंडलियां, चार्ट और ये सब देखते हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि लोगों के क्या मिथ हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। देखिए, सबसे पहला मिथ जो एस्ट्रोलॉजी में है वो है शनि और राहु को लेके, जिससे बहुत घबराहट होती है लोगों को कि शनि और राहु पता नहीं क्या हो जाएगा, और किया भी जाता है, लोग करवाते भी हैं, लोग करते भी हैं। जैसे राहु जो है वो गंदगी में पैदा होता है, ठीक है। अगर आप गंदे रहते हैं, आप नहाते नहीं है, या आपके अंदर से आप परफ्यूम्स यूज नहीं करते हैं, या आपके अंदर से किसी तरह की कोई स्मेल आती है, वहां राहु क्रिएट हो जाता है। आप अनबर्डन चीजें, मतलब अनयूज चीजों को बर्डन बना लेते हैं। जैसे आपने बहुत सारी रद्दी इकट्ठी कर ली, या आपने बहुत सारे डब्बे इकट्ठे कर लिए, अनयूज चीजें या अनयूजफुल चीजों को आपने इकट्ठा कर लिया, तो वो राहु में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि राहु का तो वो खाना है एक तरह से। राहु तो वहां प्रेजेंट हो जाता है, जहां साफ सफाई नहीं होती वहां राहु होता है, जहां एनर्जी कोई नहीं होती, लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, वहां राहु होता है। खाली बाल्टी राहु है, भरी हुई बाल्टी राहु नहीं है, वो चंद्रमा है। तो बाल्टी को भर के रखो। अब अपने जो कपड़े हैं, अगर आप उसको भिगो के रखोगे, जैसे पहले जमाने में होता था कि हम कपड़ों को भिगो के रखते थे, उसके अंदर वो राहु क्रिएट होता था। तो कपड़े मत भिगो के रखो। आजकल तो सर्फ इस तरह के आ गए हैं, डिटर्जेंट्स के, आप डालो और साफ। तो ये राहु के लिए कोई डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है। हमें उस सिस्टम को बदलना है जिससे राहु क्रिएट ना हो। ऐसी शनि है। शनि बिलोंग करता है जो मजदूर है, जो नौकर है, जो 4th क्लास है, जो शरीर की मेहनत करते हैं। राइट। जो लोग मेहनत से कमाते हैं, या जो लोग जमीन पे बैठ के कमाते हैं, या जो लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, या जो लोग लेबर वर्क करते हैं, मतलब कि पीठ पर चीजें उठा के लेके जाते हैं, वो लोगों को अगर आप उनका मेहनताना, उनकी जो डिमांड है वो पूरी कर दो, वो पूरी कर दे। तो एक रिक्शे वाला आपसे 10 रुपए मांग रहा है, आपने उसको 10 तो देने ही है। अगर आप उसको 15 दे दोगे तो वो सैल्यूट भी करके जाएगा। तो आप अपना शनि अच्छा कर रहे हो। शनि अच्छा कर रहे हो। कहाँ है मिथ? खत्म हो गया ना। शुक्र कैसे ठीक हो जाता है? अगर आप अपने बेड की चादर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हो, विदाउट सिलवट रखते हो, शुक्र ठीक हो जाता है। आप एक कपड़े को एक ही बार पहनते हो, शुक्र ठीक हो जाता है। ओके। तो मतलब इससे हम अपना वीनस अच्छा कर सकते हैं। वीनस अच्छा कर सकते हैं आप। तभी तो आपने देखा होगा कि एक बहुत अमीर आदमी आपको कभी नजर आए तो उसके कपड़े बड़े कलफ लगे हुए होते हैं, मतलब मांड वाले होते हैं, मांड लगे हुए होते हैं, और चमकते होंगे वो कपड़े, और वो उसमें कम से कम सिलवट होगी। मोस्टली जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उस तरीके से रखते हैं। उनके कपड़ों से उनके बारे में पता चलता है कि वो कैसे रहते होंगे। अब मोदी जी को देखिए, वो हमेशा जब भी पहनते हैं तो बड़े अच्छे मैचिंग सी चीजें पहनते हैं। चाहे पहनाने वाले बहुत सारे लोग हैं उनके पास, पर शुक्र तो अच्छा कर रहे हैं ना वो अपना। उन्होंने अपना शुक्र तो अच्छा कर लिया। सर, मोदी जी से ही आप एक बात याद आई, ऐसे बहुत रील्स और शॉर्ट्स आ रहे हैं डिजिटल पे कि मोदी जी 2027 के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो आप, और वो तो मिड चल रहा होगा, तो आपने कुछ ऐसा प्रेडिक्शन किया है? चले जाएंगे तो कोई और बैठेगा, तो जो भी आएगा वो, हम तो यही कहते हैं ईश्वर सद्बुद्धि दे कि जो आए वो सही आए, वो मोदी से भी अच्छा हो, मोदी जी से भी बेटर हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम मोदी जी जैसा तो हो। जो हमारे हित की सोचे वो हमारा बाप है। बिल्कुल। तो ये कहना कि मोदी जी 27 में चले जाएंगे, जो लोग कह रहे हैं शायद वो ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। मैंने कभी ऐसा प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं की है, और मैं पॉलिटिशियंस को प्रिडिक्ट करता भी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि वो अनसर्टन होती है। हाँ, पॉलिटिक्स इस दुनिया के अंदर कहीं भी हो, किसी की भी हो, किसी भी देश की हो, वो अनसर्टन है। 2 मिनट में ओबामा जी चले जाएंगे, 2 मिनट में ट्रम्प जी चले जाएंगे, कुछ नहीं पता चलता। एक तो आप कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताइए वास्तु की जो लोग अपने घर में जनरली फॉलो कर सकें विदाउट एनी गाइडेंस, जो सही हो सबके लिए, ऐसी जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, ऐसी जनरल गाइडलाइन में मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले जो हमारा एंट्रेंस है सुंदर होना चाहिए। कहाँ है ये कंसर्न नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो बेसिक बेसिक चीजें हमारे घर के अंदर 3 या 4 चीजें ऐसी होती हैं जो परफेक्ट होनी चाहिए। पहला एंट्रेंस, सेकंड किचन, थर्ड बेडरूम एंड फोर्थ इज मंदिर। और एक चीज और लास्ट में आती है, दैट इज बाथरूम। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि बचा क्या, तो बचा बहुत कुछ है, ब्रह्म स्थान बच गया, कॉरिडोर बच गया, आपका बैक की बालकनी बच गई, बहुत सारी चीजें, बट वो सेकेंडरी है। मेन आपकी है एंट्रेंस। अब अपने किचन में आ जाइए। किचन के अंदर आपका सबसे अच्छी बात होती है, हम चूल्हा ऊपर से साफ करते हैं, नीचे से कभी नहीं करते। रॉन्ग प्रॉब्लम, ये भी एक रॉन्ग सिस्टम है। तो चूल्हे को हमेशा उठा के नीचे से साफ करो। बिल्कुल। और कभी भी चूल्हे के ऊपर कोई भी बर्तन नहीं रहने दो रात को। इन जनरल भी मत रहने दो, चूल्हे को चूल्हे की तरह रखो। वैसे जनरली चूल्हे वो लेने चाहिए जिसके ऊपर लिड हो, ताकि उसको बंद कर दिया जाए। तो उसके बाद जो हमारा किचन है उसका एक छोटा सा फंडा मैंने आपको बताया कि आप उसके ऊपर कोई भी बर्तन ना रखें कभी भी। आपके घर में अगर आप सुख शांति चाहते हो तो किचन में कभी भी दूध उबल के गिरने मत दो, चाय भी नहीं। ओके। अपने महीने में एक बार अपने जो बर्नर्स है, और कुछ भी नहीं कर सकते तो बर्नर्स को निकालो और उनको उबलते हुए पानी में डाल दो, नमक डाल के। आपके घर का ये वास्तु भी ठीक हो जाएगा, लोग घर में खाना खाने लग जाएंगे, अदरवाइज खाना वेस्ट होगा। किचन कहीं पर भी हो वो बात का चीज है, मैं सिर्फ एक जनरल रेमेडीज बता रहा हूं। अपने घर के अंदर बाल्टियों को जो है हमेशा साफ सुथरा रखो और उसको भर के रखो, राहु ठीक होता है। अच्छा, भर के रखना चाहिए? भर के रखें, उसको खाली ना रखें, उनको भर के रखें। और बाथरूम के अंदर क्या चीज आप कर सकती हैं, आप अपने बाथरूम को सबसे सुंदर जगह बना के रखो, जहां पर अगर आपका दिल करे तो आप सो भी सको, इतना सुंदर बना के रखो उसको। उसमें लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, राहु ठीक हो जाएगा। आपका जितना टॉयलेट की सीट चमकेगी उतना आपका शनि अच्छा होगा। जितना बेडरूम आपका परफ्यूम्ड होगा, महकता हुआ होगा, उतनी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। ये वो चीजें हैं जो वास्तु से सिंपल रिलेटेड है। हाँ। अब इसके अंदर एक दो चीजें और जोड़ना चाहता हूं। हम जनरली अपने घर के अंदर बर्तन के हैंडल लूज रख देते हैं, भाई लूज है कोई नहीं ठीक करा लेंगे, लूज है ठीक करा लेंगे। हाँ। या कोई टेढ़ा मेढ़ा बर्तन हो गया तब भी हम उसमें चाय बनाते रहे। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उसको हटा दो, किसी को दे दो। आप पतीले में चाय बना लो कोई बात नहीं, बट उसी बर्तन में चाय बनाने की जो है, अगर जब भी आप बनाएंगे डेफिनेटली आपका शनि जो है हमेशा खराब हो जाएगा। जिस घर के अंदर काम करने वाले लोग सुखी हैं, खुश हैं, या उनको अच्छा लगता है, या वो आपके यहाँ का खाना खाते हैं, आपका दिया हुआ खाते हैं और प्रसन्न रहते हैं, उस घर का शनि और राहु बहुत अच्छा होगा। अपने आप ही उसका शनि राहु अच्छा हो जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी हो। और एक छोटी सी टिप पूरे घर के वास्तु को ठीक करने के लिए, आपके घर के अंदर कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई जप, कोई ना कोई चीज जरूर चलती रहनी चाहिए, जिसको हम लोग साउंड वाइब्रेशन बोलते हैं। जो घरों में डेड घर होते हैं, मतलब जो सूने घर होते हैं, जहाँ जो शांत घर होते हैं, वो ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। वो साफ सुथरे कितने भी हों, अगर उसमें वाइब्रेशन नहीं है तो इसका मतलब वो घर में सुख शांति नहीं है। पैसा तो आता है बट कंज्यूम ठीक तरीके से नहीं होता। तो अपने घर में कोई ना कोई साउंड सिस्टम को जरूर चलाए रखे, कोई भी मंत्र, कोई भी चीज, चाहे वो 10 मिनट के लिए चलाए, बट मैं इतना कहता हूं कि सुबह शाम 15 मिनट जरूर चलाए। चाहे आप YouTube पे चला दे, चाहे अपने टीवी पे चला दे, बट कोई वाइब्रेशन, जैसे शंख की ध्वनि, वायलिन, फ्लूट, ऐसी चीजें, या हारमोनियम या सैक्सोफोन, इनकी धुन आपके आजकल YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है। अपने टीवी पे लगा दीजिए, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं भी लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि बच्चे जब करें उसका, सिर्फ सुने, सिर्फ आवाज पूरी जगह गूंजनी चाहिए और कुछ नहीं। तो कोई ऐसी विंड चाइम टांग दे अपने घर में, जो जब भी आपकी हवा चले तो वो झूले और उसकी एक साउंड क्रिएट हो। तो दिस इज कॉल्ड साउंड वास्तु, साउंड एनर्जी। तो ये तो वास्तु का छोटा सा नमूना है, कहने के लिए बहुत कुछ है, बट फिर जब दोबारा कभी पॉडकास्ट में आएंगे तो सिर्फ इसी पे बात करेंगे। बिल्कुल सर। एक सेकंड लास्ट सवाल मेरा आपसे, ये जो जितनी भी एप्स आ रही हैं, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, इनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है,
पर क्या ये वाकई जेन्युइन है? देखिए, वैसे तो मेरा इस पर आंसर करना ठीक नहीं रहता, बट क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है तो मेरा आदत है कि जो भी क्वेश्चन करो उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कर रहा है वो अपने कर्म खराब कर रहा है शायद, क्योंकि सबके लिए मैं ऐसा नहीं कहता, बट जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी ऐप पे आने की जरूरत नहीं है। वो जो जो भी आपने देखे होंगे बड़े ऋषि मुनि, जो बड़े ज्ञानी, जो बड़े लोग, वो हमेशा छुप के रहते हैं, ओपन नहीं होते वो लोग। आप उनके पास नहीं पहुंच सकते। जो ज्ञानी लोग हैं, पहले हम बोलते थे ना कैलाश पर्वत पे रहते हैं जो ज्ञानी है, वहां जाओगे तो वहां जो पूजा करके मिलता है वो किसी से नहीं मिलते। तो आज का ये ट्रेंड कौन है, जो लोग इन स्टेज पे आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? जिनको मैंने आपको बताया कि मैंने उसको पढ़ाया और उसको सर्टिफाई कर दिया और उसने अपना अगले दिन नाम लिख लिया, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इस पे क्या बात करनी है? आप सब समझ चुकी है मैं इंडायरेक्टली क्या कहना चाहता हूँ। और और सर, जब ये पैसा कमाने की ही चीज है तो फिर पैसा तो डर से ही कमाया जा सकता है। आराम से तो कोई डरा देता के नहीं, लोगों को। हाँ। आराम से कोई नहीं देता, बट डर से वो देता है। हाँ। मैं किसी को एक दिन यही बोला, मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। वो किसी बंदे से बहस कर रहा था, वो चीज से बहस कर रहा था, मैं बता भी देता हूँ। किसी बात को लेके वो कील के लेके तूने इतने पैसे मांग लिए, इतने पैसे मांग लिए। तो मैं उसके पास खड़ा था और मेरी वो जानकारी का था। मैंने उसको बोला, यार तू इसके लिए 10 रुपए के लिए तू इससे लड़ाई लड़ रहा है, अगर मैंने तेरे को अभी डरा दिया होता ना तो तू वहां बाहर बैठ के लंगर बांट रहा होता। तू 1000 बंदों को लंगर खिला रहा होता अगर मैंने तेरे को डरा दिया होता, और तू उसके 10 रुपए मार रहा है। दे दे यार, तो उसने दे दिए। बट उसको लैंग्वेज समझ आई कि डर जो है वो क्रिएट करता है। बिल्कुल। और सर एक चीज और, जैसे अब एआई आ गया है और लोग एआई पे जो भी उनका फ्यूचर है, जो भी वो जानना चाहते हैं वो लिखते हैं और एआई सब बता देता है। और आप जैसे लोग जो जो इतने इतने सालों से इस फील्ड में हैं और अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपने वो विद्या हासिल करी है, तो कितना सही है एआई इस मामले में? अभी तो हम बहुत पहली स्टेज पर हैं एआई के मामले में। तो आप ये बताइए, एआई किसने बनाया? इंसान किसी ने व्यक्ति ने बनाया। ना, किसी बिल्कुल। इंसान ने। और उस एआई क्या चीज है? एआई कोई इंसान से बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। कंप्यूटर इंसान से बड़ा नहीं है। और भी कोई अगर चीज है, जो भी दुनिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं या गैजेट्स हैं, वो इंसान से बड़े नहीं है, क्योंकि वो इंसान ने बनाए हैं और हमने जो फीड किया आंसर उसी का आना है। तो इसका मतलब जो फीड करने वाले हैं, अगर उन्होंने सही फीड किया है या उनकी अंतरात्मा से उनको ये आवाज है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो वो सही है। अदरवाइज एआई तो सिर्फ वही कह रहा है जो आप उसको फीड कर रहे हो। वो तो मशीन है, और मशीन को तो जो आप फीड करोगे वही कहेगा। आप उससे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेरी वाइफ मुझे गले लगाएगी कि नहीं लगाएगी। अगर आपने कंप्यूटर में फीड किया हुआ है तो वो गले लगाएगी, वो कह देगा हाँ गले लगाएगी, चाहे वो लगाए ना। तो ये तो फीडिंग मशीन है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? ये ऑथेंटिक नहीं है, ये चीजें ऑथेंटिक नहीं है। हम इसको ऑथेंटिक मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक जरिया है ये, और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। अब तो वैसे तो भगवान भी अगर आपके सामने आ जाए तो क्वेश्चन तो आप उसको भी कर दोगे, आप कौन हो? बिल्कुल। और ये ओ माई गॉड में बोला गया, ओ माई गॉड ने, मैं अक्षय ने बोला, अक्षय कुमार ने, वो मैं कोट करता हूँ यहाँ पे, कि उसने बोला कि अगर मैं पैंट कमीज में ना होता, धोती में और बांसुरी में होता, क्या तू तभी मानता कि मैं ईश्वर हूँ? क्योंकि ये डायलॉग मुझे कभी नहीं भूलता दिमाग में। राइट, तो इमेज है, हमें ये इमेज मिली हुई है, अब ये मिल गई है, या मीडिया ने फैला दिया, या हमारे आज के ट्रेंड ने फैला दिया कि एआई इज मोर इंटेलिजेंट देन अ मैन। नॉट सो, मैन मेड द एआई, तो एआई इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन अ मैन। आदमी ने जो बनाया। आपने बात शुरू में कही थी कि हमें भगवान ने बनाया, तो हम तो भगवान के बच्चे हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन अगर आप किसी के पास जाओ और आप बहुत ट्रस्ट के साथ जाते, जैसे डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, बहुत ट्रस्ट के साथ ट्रस्ट होता है तभी जाते हैं। ऐसे जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बहुत भरोसे से जाते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ सही प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है आज के टाइम में, या कौन बस बना रहा है बैठ के? अब ये जजमेंट तो इतनी आसान है नहीं जो मैं 4 शब्दों में यहाँ कह दूं कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। बिल्कुल। पढ़ाई सबने की हुई है, पढ़ाई सब कर रहे हैं, बट आज के टाइम के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो, मैं आपको बता चुका हूं इनडायरेक्टली आपको भी और डायरेक्टली भी मैंने बताया कि वो सर्टिफाइड कर लेते हैं कि आई एम द एस्ट्रोलॉजर, आई एम द न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम द वास्तु एक्सपर्ट। वो ऐसा प्रिडिक्ट खुद ही कर लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो खुद को गुरु कह के पढ़ाते हैं। तो वो जब उनको ये लगता है कि यार ये बंदे ने मुझे पढ़ाया है
तो वो उसी को काम करते हैं। मैं उसको सबसे अच्छा मानता हूं इस दुनिया के अंदर। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जिसने सीखा और कुछ नया क्रिएट किया। आप ये नहीं जज कर सकते कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, बोल सब अच्छा ही रहे हैं, बट जो डरा रहा है वो आपके लिए बुरा है, जो समझा रहा है वो आपके लिए अच्छा है। ये आंसर है आपकी बात का। तो सर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स या कोई बात या कोई सलाह देना चाहेंगे? तो डिजिटल कारवां के लिए मैं अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ। यहाँ पर मुझे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहूँगा, पता नहीं ये मैं स्टेज के काबिल था या नहीं था, बट मैंने जो कहा अगर थोड़े से लोगों को भी समझ आएगा तो ये कारवां जो है ऐसे ही चलता जाएगा। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हमारा उन सवालों पर था जो कई बार दिमाग में आते हैं पर उनका जवाब हमें नहीं मिलता। तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड देखने के बाद आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और काफ़ी नए सवाल आए भी होंगे दिमाग में। तो अगर कुछ सवाल आपके दिमाग में आए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब लेकर आएँ अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, फॉर वॉचिंग डिजिटल कारवां। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, दिल से थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।